हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हमने नाउन को बेसिक से किया हुआ है, एडजेक्टिव को बेसिक से किया हुआ है। हमने दो दो लेक्चर्स के अंदर उनको बेसिक से कर रखा है, जो कि तकरीबन एक एक घंटे के दो लेक्चर्स होंगे। एडजेक्टिव का 1 घंटे का और नाउन का 1 घंटे का। तो आप उन बेसिक्स को देखिए, उनको आप देखोगे तो आप समझोगे कि हम कैसे पढ़ाएंगे और किस टेक्निक से हम सब कुछ सीख रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब का बेसिक्स। इसमें हम कवर करेंगे कि वर्ब होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ होता है। और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेवल बढ़ाते रहेंगे और लास्ट के अंदर हम इस लेवल तक पहुंचेंगे कि हम हर टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वर्ब, जैसे इसको पता है आपको, इसको कहते हैं क्रिया। वर्ब्स बेसिकली क्या होती है? वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स बोले यानी वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड से पता चले कि वो काम किया गया है। जैसे सोल्व, ये वर्ब होती है। आपको पता है वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इसकी 3 फॉर्म एग्जिस्ट करेगी: सोल्व, सोल्व्ड, सोल्ड। V1, V2, V3 अगर एग्जिस्ट करती है तो आइडिया लगा सकते हो कि ये वर्ब का काम कर रही है। जैसे प्ले, प्ले यानी किसी काम का करना, यानी खेलना। इसके अंदर भी एक्शन वर्ड है। इसके अंदर खेलने का होगा, यानी किसी के द्वारा ये कोई काम किया जाएगा। फिर होती है स्टेटिव वर्ब्स, जो स्टेट को बताती है। कुछ वर्ब स्टेट को बताती है। क्या? इज यानी बी की फॉर्म, ये किसी स्टेट को बताती है कि उसका होना। जैसे बी की फॉर्म हो गई, हैज़ की फॉर्म हो गई, डू की फॉर्म हो गई। ये तीनों स्टेटिव वर्ब्स के अंडर में आती है और ये स्टेट को बताती है। इसको आगे समझेंगे स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब कैसे एक बेसिकली समझ सकते हो। जैसे ही इज़ अ टीचर, तो इसमें क्या है? ही इज़, ये कोई एक्शन वर्ड तो नहीं बता रही। एक्शन तो होता है किसी काम का करना। ही इज़ ए टीचर, इसके अंदर ये मेन वर्ब का काम करती है, बी की फॉर्म। और इसके अंदर आपको पता है ये कोई एक्शन नहीं बता रही है, सिर्फ एक स्टेट बता रही है कि ही इज़ ए टीचर, वो एक टीचर है। फिर एक थर्ड फॉर्म होती है इसकी हैपनिंग वर्ब की। हैपनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो होते हैं, यानी वो भी कोई काम किया नहीं जाता। इसके अंदर कोई काम तो होता है लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड्स हो जाते हैं जो किसी काम को करते हैं। यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन होता है? जैसे अमन इज डांसिंग, तो इसमें क्या काम क्या हो रहा है? डांस करने का। कौन कर रहा है? अमन, यानी अमन जो कि एक सब्जेक्ट है, ये इस एक्शन का डूअर है। तो यानी सब्जेक्ट डूअर होता है। लेकिन हैपनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन तो होता है लेकिन उसका डूअर नहीं होता। जैसे अमन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। अब काम क्या हुआ? फेल यानी गिरने का। पर अमन, अमन खुद गिरा या इसको किसी ने गिराया? यानी खुद गिरा। अमन सब्जेक्ट तो है लेकिन इस सेंटेंस में इसका डूअर नहीं है, ये एक हैपनिंग है। हैपन हुआ है इसके साथ, यानी इसने किया नहीं है। तो ऐसे हम ये समझें कि वर्ब क्या होती है बेसिकली? एक्शन वर्ड्स हो सकती है, स्टेटिव वर्ड्स हो सकते हैं और हैपनिंग वर्ड्स हो सकते हैं। और इन ग्रामरी ने वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सी? एक तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब्स, और दूसरा हम कह देते हैं प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है और मेन वर्ब का काम कर सकती है। जैसे बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू या डज की फॉर्म। बी की फॉर्म कौन सी? इज, एम, आर या बी, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये बी की फॉर्म होती है। हैव की फॉर्म कौन सी होती है? हैज़, हैव, हैड, हैड। और डू की फॉर्म कौन सी होती है? डू, डज, डिड, डन। तो ये ऐसे चलती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, डूइंग। तो ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती है। लेकिन जो प्रिंसिपल वर्ब होती है वो सिर्फ मेन वर्ब का काम करती है। इन वर्ब्स के अलावा
जितनी भी वर्ब्स आप कह सकते हो, जैसे स्लीप एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब का काम करेगी, कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। प्ले, सिंग, डांस, वर्क, आई एम वर्किंग, वर्क एक नाउन भी है, आई एम वर्किंग एक वर्ब भी है। तो वर्क किसी काम का करना, तो ये सब प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह काम करती है। तो हमने समझा कि वर्ब्स क्या है, वर्ब जनरली एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं, हैपनिंग वर्ड्स कह सकते हैं और बीइंग वर्ड कर सकते हैं, यानी किसी काम का होना। और ये वर्ब का ग्रामरियन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती है, प्रिंसिपल वर्ब्स जो सिर्फ मेन वर्ब का काम कर सकती है। और ये बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह काम करती है। और प्रिंसिपल वर्ब्स होती है जो मेन वर्ब होती है, जो ये सब अदर देन ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, वो प्रिंसिपल वर्ब्स का काम करती है। तो ऐसे हम इसको पार्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा समझेंगे और हम इसमें जानेंगे कि वर्ब्स का काम क्या होता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर काम आएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम इन सेंटेंस के द्वारा सीखेंगे कि एक्चुअली वर्ब काम क्या करती है। तो सबसे पहले वर्ब आप कैसे पहचानोगे? ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी सिंग, सैंग, संग, यानी इसकी तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ही राम वेंट टू अयोध्या, वेंट वेंट गॉन, वेंट गॉन, गो की फॉर्म होती है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अब आपने देखा ही सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट है ही, जो कि एक प्रोनाउन है। ही सिंग्स व्हाट, अ सॉन्ग, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इस गाने का काम, सिंग्स यानी गाना, ये गाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ही के द्वारा किया जा रहा है, यानी ही इस गाने का काम कर रहा है। ही गाने का काम कर रहा है, यानी ही यानी जो कि एक सब्जेक्ट है, वो इसका एक डूअर है। राम वेंट टू अयोध्या, यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? राम, और राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये इसका डूअर है। अब रामू इज ए शेफ, अब आपको पता है इज होती है बी की फॉर्म, और इस सेंटेंस के अंदर मेरे को और कोई भी दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं दिख रही, तो इज जो कि बी की फॉर्म है, यही मेरा मेन वर्ब का काम करेगी। और जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो ये इस अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहाँ पे शेफ क्या है? ही इज ए शेफ, रामू इज ए शेफ, शेफ क्या है? तो शेफ आप कहोगे सर एक नाउन है। आप शेफ, किसी भी शेफ को शेफ कह सकते हो, हाँ कह सकते हो सर, एक कॉमन नाउन है। और काम क्या कर रहा है सर? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो रामू है वही शेफ है, और जो शेफ है वही रामू है। तो अब रामू इज ए शेफ, क्या इज यहाँ पे कोई काम कर रहा है क्या? जैसे ऊपर मैंने कहा कि सिंग्स गाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, इज यहाँ पे होने का काम हो रहा है, यानी रामू कोई काम थोड़ी कर रहा है। रामू इज ए शेफ, रामू शेफ है तो शेफ है। रामू इज ए बॉय, बॉय है तो बॉय, उसके द्वारा तो कोई काम नहीं किया जा रहा। जैसे हिरानी इज अ डायरेक्टर, इज यहाँ पे मेन वर्ब होगी, ये डायरेक्टर इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि एक नाउन होता है, और हिरानी एक सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट कोई काम थोड़ी कर रहा है। हिरानी जो डायरेक्टर है तो है। तो जैसे ऊपर वाले को मैं कहता हूँ एक्शन वर्ब्स, यानी एक्शन वो वर्ब्स होती है जिसमें एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी डूअर उस काम को करता है। सेकंड पार्ट को मैं कहता हूँ बीइंग वर्ब, बीइंग यानी होना, यानी इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उस काम को करता नहीं है बल्कि वो होता है। जैसे रामू जी शेफ, तो रामू को शेफ का काम नहीं कर रहा है, रामू को काम नहीं कर रहा है इसमें, तो रामू शेफ है, उसका होना बता रहे हैं। जैसे हिरानी जो डायरेक्टर, तो इसमें बता रहे हैं कि हिरानी एक डायरेक्टर है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं बता रहे कि हिरानी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जैसे हिरानी इज मेकिंग ए मूवी, तो इसके अंदर हिरानी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, लेकिन हिरानी इज अ डायरेक्टर, तो इसके अंदर कोई काम नहीं किया जा रहा। अब जैसे ये वर्ड्स है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको पता है राइज, इसका मतलब क्या होता है? राइज एक वर्ब है। जैसे फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, फेल की वर्ब चलती है, तो यहाँ पे ये भी मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है सर, आप कहोगे ठीक है। अब सन राइजेज, सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है सन, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ग्लास, आप कहोगे कि एक नाउन है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपको ऊपर बताया सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या यहाँ पे उगने का काम सूरज के द्वारा किया जा रहा है क्या? क्या यहाँ पे उगने के काम सूरज के द्वारा किया? क्या यहाँ गिरने का काम गिलास के द्वारा किया जा रहा है क्या? क्या गिलास किसी को गिराएगा क्या? क्या गिलास खुद गिरा? द ग्लास फेल फ्रॉम माई हैंड्स, गिलास मेरे हाथ से छूट गया। मार्कर फेल फ्रॉम माई हैंड्स, तो मैं ऐसे, मार्कर मेरा छूट गया, अगर मैंने पकड़ रहा है, मेरे से मार्कर छूट गया, छूट के नीचे गिर गया, तो मैं उसको, क्या मार्कर ने मेरे को गिराया कि मेरे से मार्कर गिर गया? यानी जो गिलास है यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, पर ये डूअर का काम नहीं कर रहा।
यानी खुद व खुद हो रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी उगने का काम सूरज के द्वारा नहीं किया जा रहा बल्कि ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इन सभी वर्ब्स को हम कहते हैं हैपनिंग वर्ब्स। ये सब होती है हैपनिंग वर्ब्स। यानी कोई कुछ वर्ब्स होती है एक्शन वर्ब्स जिसमें डूअर होता है, उस काम का डूअर होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है उस काम का डूअर होता है। कुछ वर्ब होती है बीइंग वर्ब, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बल्कि, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का डूअर नहीं होता, यानी वो काम करता नहीं है बल्कि वो खुद होता है। जैसे रामू जी शेफ, तो इसमें इसका कोई डूअर नहीं है बल्कि रामू एक शेफ है, ये बता रहा है कि होना बताते हैं इसका। हैपनिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर नहीं होता बल्कि वो काम अपने आप होता है। जैसे द ग्लास फेल फ्रॉम माई हैंड्स, अब गिलास मेरे हाथ से छूट गया, तो छूट गया तो मतलब खुद ब खुद गिर गया, उसको किसी ने गिराया नहीं है, उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया बल्कि गलती से हाथ से छूट गया। जैसे राम फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, तो इसके अंदर आप क्या समझ सकते हो कि राम ने खुद को सीढ़ियों से गिरा दिया या राम खुद सीढ़ियों से गिर गया। तो आप कहोगे सर राम फेल फ्रॉम द स्टेयर्स है, इसका मतलब राम गिर गया, यानी राम सब्जेक्ट तो है लेकिन ये डूअर नहीं है इस वर्ब का डूअर नहीं है, ये हैपनिंग वर्ब है, ये हैपन हो रही है इसके साथ, यानी इसने राम ने खुद को गिराया नहीं है बल्कि राम गिर गए हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैपनिंग वर्ब्स होती है। ये इनका डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप इसका पैसिव फॉर्म करोगे। पैसिव फॉर्म क्या होता है? पैसिव फॉर्म के अंदर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करते हैं, तो उस वक्त मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, कि एक्शन वर्ब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बीइंग वर्ब क्यों बता रहा हूँ, हैपनिंग वर्ब क्यों बता रहा हूँ। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे हैपन हो रहा है, इसका कोई काम कर नहीं रहा है, ये कोई काम कर नहीं रहा बल्कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है। द ग्लास फेल फ्रॉम माई हैंड्स, ये ग्लास ऑटोमेटिक गिर रहा है बल्कि हो नहीं रहा। तो आप इतना समझ सकते हो, जब हो नहीं रहा तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। द ग्लास फेल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसका पैसिव फॉर्म बना ही नहीं सकते। ये हम आगे समझेंगे जब एक्टिव पैसिव के थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे तो हम फिर समझेंगे। हाँ, तो अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस यानी कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को और अच्छे से सीखने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेंटेंस बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कहना, यानी आप कहते हो किसी चीज़ को, तो या तो आप किसी चीज़ को पॉजिटिव में कहोगे या आप किसी चीज़ को नेगेटिव में कहोगे, यानी हाँ के अंदर जवाब होगा या तो आपका किसी चीज़ का, या फिर ना के अंदर जवाब होगा। जैसे मैं कहता हूँ ही प्लेज फुटबॉल, तो यानी कि पॉजिटिव में कह रहा है कि वह फुटबॉल खेलता है, और या मैं कह सकता हूँ ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल नहीं खेलता। और फिर होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, यानी किसी से आप प्रश्न करते हो, तो प्रश्न 2 टाइप से कर सकते हो, या तो WH वर्ड से, सेंटेंस स्टार्ट होगा WH वर्ड से, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू हेयर, तो WH वर्ड से, या फिर हेल्पिंग वर्ब। आपको बताया इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सब बी की फॉर्म होती है और बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो आर यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यूज जो सब्जेक्ट है, सिंगिंग इसकी जो मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इससे हम फुल स्टॉप से नहीं, क्वेश्चन वर्ड से एंड करते हैं। यानी ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या तुम एक गाना गा रहे हो, तो आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करता है। यानी जब भी कोई भी वर्ड हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब कौन एक्ट कर सकती है, डू की फॉर्म एक्ट कर सकती है, बी की फॉर्म एक्ट कर सकती है, हैज़ हैव की फॉर्म एक्ट कर सकती है, तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करती है। अब आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको जानना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। आप इसमें मेरे को बताओ इसके अंदर वर्ब कौन सी है? क्लोज, क्लोज, क्लोज आप मेन वर्ब कह सकते हो, तो क्लोज। अब ये डोर, डोर क्या एक नाउन है, नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन है। तो आपको पता है नाउन के 5 काम होते हैं: सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी तक सब्जेक्ट इसके सेंटेंस में है नहीं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ कह नहीं सकते, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। अब बचा या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं? हम वर्ब से हु का रिप्लाई करते हैं। क्लोज द डोर का मतलब हु क्लोज द डोर, हु, तो ये हु का तो मेरे को डोर मिला नहीं। अब क्लोज व्हाट यानी डोर, तो मेरे को पता चला सर ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है डोर। तो आप कह रहे हो सर ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वर्ब तो आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो है ही नहीं।
तो इस केस के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो यू अंडरस्टूड होता है। आप चाहो तो कह सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर मतलब यू क्लोज द डोर, यू क्लोज द डोर, आप कह सकते हो यू क्लोज द डोर, लेकिन आप अंडरस्टूडेबल सब्जेक्ट मान लेते हैं इसको। कैसे, जैसे मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ और गेट खुला है, तो अगर कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होगा तो मैं उसको क्या कहूँगा, यू क्लोज द डोर। यानी मैं उस वक्त ही शी इट दे किसी को नहीं कह सकता। ही होता है थर्ड पर्सन जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आई मैं खुद हूँ, तो मैं खुद तो कर नहीं रहा, यानी दूसरे को कह रहा हूँ, तो बच गया मेरा सेकंड पर्सन यानी यू। तो यू मेरा अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है ऐसे सेंटेंस के लिए। तो यू क्लोज द डोर, यू वर्क हार्ड, जैसे अपने कहते हैं ना वर्क हार्ड, तो वर्क होता है यहाँ पे मेन वर्ब, हार्ड इसका वर्ब, ये मेन वर्ब की मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्क कैसा करना है, हार्ड करना है, तो ये एडवर्ब यूज हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे बाद में, एडवर्ब ये बाद में पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसको छोड़िए। आप अपना काम है कि सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्मेशन करना। तो हमारे पास मेन वर्ब आ गई, और इस सेंटेंस में भी यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो हेल्प मेरी मेन वर्ब होती है, हेल्प हूम मी ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, और ये प्लीज़ ये इंटरजेक्शन होता है जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है। पूरे ग्रामर के अंदर इंटरजेक्शन का भी कोई रूल नहीं बनता, कोई कुछ काम में नहीं आता, बस पढ़ते हैं कि हाँ इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर भी अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है यू, यानी मैं यू से हेल्प प्रार्थना कर रहा हूँ उससे कि यू हेल्प मी। तो ऐसे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। कैसे, क्लोज द डोर, यानी आप क्लोज द डोर किसी को ऑर्डर दे के कहोगे यू क्लोज द डोर, या वर्क हार्ड, इसमें आप किसी को एडवाइस दोगे कि यू शुड वर्क हार्ड, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ हेल्प मी। तो ये तीन टाइप के सेंटेंस है जिसके अंदर ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जनरली अपने कहते हैं किसी की अच्छी कामना के लिए कोई वर्ड्स यूज होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे किंग लिव्स लॉन्ग, तो ये सब वर्ड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में आते हैं। और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादि बोधक, यानी जब कोई ऐसा काम हो जाए जो बहुत दिल को खुशी दे जाए या फिर बहुत ज़्यादा दुख भी दे जाए। जैसे मैं कहता हूँ हुर्रा वी हैव वॉन द सीरीज, यानी मैच जीतने पे जो खुशी होती है उसको हुर्रा से हम एक्सप्लेन करते हैं, हुर्रा से दिखाते हैं। या फिर कहीं लिखा होगा अल्लास वी लॉस्ट द मैच, तो अल्लास एक सैड वर्ड होता है बहुत ज़्यादा, कि इतना दुख हुआ है कि हम मैच हार गए, हम मैच हारने का हमको बहुत दुख हुआ है, तो अल्लास यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ये तीन सेंटेंस नॉर्मली अपने किसी भी एग्जाम्स को देखने को मिलते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं फिर समझा दूंगा, या फिर आप लेक्चर को रिपीट देख सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। असर्टिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, आप इनके ऊपर एक एक दो दो सेंटेंस भी फॉर्म करके देख सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि वर्ब्स, जो कि दो टाइप की वर्ब्स होती है अपने, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जो कि ऑब्जेक्ट रख सकती है, यानी ऑब्जेक्ट रखती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, या जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले प्ले प्लेज, वर्ब है। मोहन प्लेज व्हाट, व्हाट यानी व्हाट का रिप्लाई आता है क्रिकेट, तो इसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। तो मोहन प्लेज व्हाट, क्रिकेट। हु प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, तो ये इसका हो जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी काम का डूअर होता है। अब खेलने का काम कौन कर रहा है, इसके अंदर मोहन कर रहा है, तो मोहन किसी काम का डूअर है। और ये डूअर जो काम करता है, ये डूअर क्या काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। क्या खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जैसे मैं सेकंड सेंटेंस में समझता हूँ, मोहन प्लेज वेल, मोहन प्लेज, प्लेज, ये मेन वर्ब हो गया। अब मोहन प्लेज वेल, मोहन प्लेज, अब हु प्लेज वेल, मोहन प्लेज वेल, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन प्लेज व्हाट, क्या ये वेल खेल रहा है क्या, वेल कोई स्पोर्ट्स का नाम है क्या। या मोहन प्लेज हाउ का रिप्लाई आ रहा है, मोहन प्लेज हाउ कि कैसा खेल रहा है, कि अच्छा खेला था। मोहन प्लेज वेल, या मोहन अच्छा खेलता है, मोहन अच्छा खेलता है, तो वेल यहाँ पे हाउ का रिप्लाई है। जब भी अपने वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिलेगा, आप इसको स्टार मार करके लिख सकते हो कि जब भी वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिलता है तो वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब हम इसके वर्ब के नेक्स्ट समझेंगे। एडवर्ब आप इतना समझ सकते हो, एडवर्ब्स हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को
या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। यानी वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। अब मोहन प्लेज वेल, मोहन प्ले अच्छा, यानी अच्छा खेला, यानी खेलने यानी वर्ब के लिए आया वेल, यानी खेलने के लिए कह रहा है कैसा खेला, अच्छा खेला तो वेल। बुरा खेला, मोहन प्लेज वर्स्ट, मोहन प्लेज बैड, तो मोहन बुरा खेलता है तो इसके लिए बैड लगा सकते हैं। तो अब ये प्ले के लिए आ रहा है, प्ले एक वर्ब है, यानी एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको एडवर्ब कहेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम समझ सकते हैं कि जो एक प्ले, जो एक वर्ब है, ये अपने बाद एक क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट को ले भी सकती है और एक ऑब्जेक्ट को हटा भी सकती है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो कि ट्रांजिटिव की तरह भी एक्ट करती है और इनट्रांजिटिव की भी तरह एक्ट करती है। जैसे मैं सेकंड इसमें देखते हैं, अजय स्टॉप्ड हिज बाइक नियर आवर शॉप। अजय स्टॉप्ड, ये मेरी मेन वर्ब हो जाती है। स्टॉप्ड, हु स्टॉप्ड, अजय स्टॉप्ड, तो ये सब्जेक्ट हो गया मेरा। अजय स्टॉप्ड व्हाट, हिज बाइक, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये स्टॉप्ड एक मेन वर्ब है जो अपने एक ऑब्जेक्ट ले रही है। अब अजय स्टॉप्ड नियर आवर शॉप, हु स्टॉप्ड, अजय स्टॉप्ड, तो ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। तो अजय स्टॉप्ड व्हाट, क्या इसने खुद कुछ बताया कि क्या स्टॉप किया, तो अजय स्टॉप्ड का मतलब होता है वो खुद रुक गया। अजय स्टॉप्ड, वो खुद रुक गया। तो इसके अंदर ये जो स्टॉप वर्ब है ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह एक्ट कर रही है। तो आप इस सेंटेंस में ऐसे समझ सकते हो कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो वर्ल्ड के अंदर अगर 100% वर्ब्स एग्जिस्ट करती है, तो जिसके अंदर 70% वर्ब्स हमारी ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, जो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी एक्ट करती है। उसमें से 20%, फिर 20% वर्ब्स ऐसी होती है जो सिर्फ ट्रांजिटिव की तरह एक्ट करती है, और 10% ऐसी वर्ब्स होती है जो सिर्फ इनट्रांजिटिव की तरह वर्ब, इनट्रांजिटिव, ये तो ट्रांजिटिव और ये इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट करती है। कैसे, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लेगी। जैसे आप कुछ वर्ब्स लिख सकते हो जो हमेशा इनट्रांजिटिव की तरह एक्ट करती है, गो, कम, स्लीप, स्माइल। आप इन वर्ब के बाद कभी भी एक ऑब्जेक्ट पुट नहीं कर सकते। जैसे अब मैं कहता हूँ ही वेंट, तो ही वेंट के बाद आप कभी भी कोई नाउन नहीं लिख पाओगे, वॉक या रन। ये 6 वर्ब्स ऐसी है जो आप अभी याद कर सकते हो, ये हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब्स रहती है। कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे डिस्कस। डिस्कस हमेशा बाद अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगी। ही डिस्कस द क्वेश्चन विद मी, डिस्कस के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये हमेशा एक ट्रांजिटिव रहेगी। जैसे जैसे अपने काम में आएगा वैसे वैसे अपने सीखते चलेंगे। अब 70% ऐसी वर्ब्स होती है जो ट्रांजिटिव भी होती है, इनट्रांजिटिव भी होती है। प्ले हो गया, स्टॉप हो गया, सिंग हो गया, तो ये सब दोनों तरह एक्ट कर सकती है। ये सिर्फ ट्रांजिटिव की तरह एक्ट करती है और ये हमेशा इनट्रांजिटिव की तरह एक्ट करती है। तो इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि कुछ वर्ब्स हमेशा ट्रांजिटिव एक्ट करती है, कुछ इनट्रांजिटिव एक्ट करती है। ये आपको पढ़ने से, देखने से, समझने से फिर ही पता चलेगा। तो आप रीडिंग को कंटिन्यूस रखिए और ये हम इसमें बेसिक से वो चीज़ सब कुछ सीखेंगे जो कि आपको एक पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट करती है, या आपको पता होना चाहिए कि डिस्कस है ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट करती है। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। हम पढ़ेंगे तभी हमको मालूम होगा कि ये ऐसे ट्रांजिटिव एक्ट करती है, इनट्रांजिटिव एक्ट करती है। इनका कोई फिक्स रूल या क्राइटेरिया नहीं होता कि वर्ब कैसे ट्रांजिटिव एक्ट करती है, कैसे इनट्रांजिटिव यूज़ करती है। जो जो रूल होगा वो हम धीरे धीरे ऐसे समझते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो वर्ब है ना, अगर आपने वर्ब को अच्छे से समझ लिया, आपने इसका 1-1% अपने दिमाग में उतार लिया, तो आप ऐसा होगा कि जैसे जैसे आगे जाओगे चीज़ें आपके लिए सरल होती जाएगी, क्योंकि ये वर्ब भी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो इसलिए आप वर्ब को बिल्कुल बेसिक से देखिए। आपको कोई भी चीज़ डाउट लगे, समझाने में कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए। ऐसे में आपको वो चीज़ मैं जितना हो सके उतना क्लियर कर पाऊँगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और हमारे पेपर में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, कि हमेशा रूल अप्लाई नहीं होता किसी क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, आपको उस वर्ब की समझ होनी चाहिए। अगर आप में समझ क्रिएट हो गई तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।